2 में 1 में है परमानेंट रिवर्सल, 2 में आएगा, टेम्परेरी रिवर्सल 2 में आएगा। तो 2 में रिवर्स करके फिर आपको वो आपके रिक्लेमेबल लेजर में चला जाएगा वो अमाउंट। और जब आप उसको रिक्लेम करोगे तो क्या डिस्क्लोजर होगा उसका? फिर सपोज दिसंबर में आपका वो आ गई आईटीसी 2A में, तो आप उसको रिक्लेम करोगे। तो जब आप रिक्लेम करोगे तो क्या डिस्क्लोजर करना है 3B में? टेबल 4A5 में डिक्लेयर करना है। और आपको बताया ना साहब, मैंने टेबल 4A5 में जो आईटीसी ली है 100 रुपए, उसमें से 10 रुपए वो रिक्लेम के हैं, वो कहाँ बताओगे? टेबल 4D1 में, 4D1 में आपको डिक्लेयर करना है उसको रिक्लेम में, अदरवाइज वो आपका मिसमैच खड़ा हो जाएगा। तो टेबल 4 देखिए, अब ये अपन डिस्कस किया, ये आरसीएम आ गया। आरसीएम के नीचे ये 95 जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिनकी लायबिलिटी बनती है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। टेबल आई में है आपका क्रेडिट नोट, जे में है डेबिट नोट। ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट B2C सप्लाई है, ध्यान रखना है अपने को। जो अपन क्रेडिट नोट का एप्लीकेशन बनाएंगे तो यहाँ पे जो डिक्लेयर होगा ओनली B2B सप्लाई के क्रेडिट नोट डिक्लेयर करने हैं। के और एल में अमेंडमेंट है और ये उनका सब टोटल आ गया। ये टेबल 4 है आपके आउटवर्ड सप्लाई, जिन पर आपने टैक्स दिया है या जो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। अब आपकी आउटवर्ड सप्लाई जिन पर या तो वो एक्सपोर्ट कैटेगरी में आती है या नील रेटेड में आती है या एग्जम्प्ट में आती है, उसके लिए स्पेसिफिक टेबल है टेबल 5। टेबल 5A यहाँ पे एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जब भी आप ये यहाँ पे टेबल 5A में अगर आप डेटा डल रहा है किसी क्लाइंट का, तो आपको तुरंत जाके चेक करना है कि उसकी एलयूटी अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। ये चेक पॉइंट्स है, जब अपन 990 फाइल कर रहे हैं तब हमें चेक करना है कि ऐसे कौन से चेक पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट चेक करता है कि टेबल 5A में डेटा आ रहा है तो जाके चेक करेगा कि आपकी एलयूटी थी या नहीं थी। एलयूटी नहीं थी तो बोलेगा साहब इस पर टैक्स दो विदाउट एलयूटी। तो ये प्रिकॉशन अपने स्टाफ को या अपने को खुद को रखने हैं जो डिपार्टमेंट चेक करने वाला है। अगर आप टेबल 5A में डेटा जा रहा है या टेबल 5B में डेटा जा रहा है तो आपको खुद चेक करना है कि उसका एलयूटी अप्लाई हो रखा है या नहीं हो रखा है। टेबल C सप्लाई ओनली टैक्स टू बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्जेस। तब ऊपर रिवर्स चार्ज आ गया, ये वापस रिवर्स चार्ज, ये कौन सी टेबल है? टेबल 5 में कौन सा रिवर्स चार्ज का डेटा डालना है? ऑलरेडी टेबल 4G आ गई है ऊपर। सर मैं बता रहा हूँ कि टेबल 5C में जिसका हेडिंग है सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड ऑन आरसीएम बेसिस, हम इस पे लाइब्रेरी डाल रहे हैं ना, सामने वाले पर लाइब्रेरी डाल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर वाले के लाइब्रेरी डाल रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टर को सामने को लाइब्रेरी डाल रहे हैं, वो आएगी। ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई है जिस पर आपको आरसीएम में पेमेंट नहीं करना है। इस पर आरसीएम तभी आपका जो टर्नओवर है बैलेंस शीट P&L का वो आपका मैच होगा ना यहाँ से। तो यहाँ पे वो आरसीएम आएगी जो आपके एक्सपेंस साइड वाली आरसीएम नहीं है, जीटीए वाली हुई है। जीटीए जो खुद जीटीए है, जो आउटवर्ड सप्लाई, हाँ जो खुद जीटीए है वो सप्लाई 5C में आपको डिक्लेयर करनी है। सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर 95। ये कौन सी सप्लाई आ गई जिस पे 95 में पेमेंट करेगा ईसीओ रेस्टोरेंट जो 20 लाख से कम की लिमिट में, और एग्रीगेटर ट्रांसपोर्टर ऑफ पैसेंजर जैसे ओला उबर, इनको पेमेंट करना है। आप अपनी गाड़ी चलाते हैं और आपने ओला उबर के थ्रू
आप एग्रीगेटर आप जो पैसेंजर बुक करते हैं तो वो टर्नओवर पे जो टैक्स पे करेगा वो ईसीओ पे करेगा। तो वो टर्नओवर आपके P&L बैलेंस शीट का पार्ट है, वो आपको यहाँ पे 9C1 में डिक्लेयर करने हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई, इन सब का टोटल बन जाएगा। और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट है या आपका अमेंडमेंट है तो वो यहाँ आ जाएगा। अब इन सब से मिलकर के आपका टैक्स पेएबल निकलेगा। कि साहब आपने 1 और 3B में जो निकाला, हो सकता है वहाँ पे कोई चूक रही होगी, तो कोई B2B का इनवॉइस छूट गया, आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, या कोई B2C का इनवॉइस था यहाँ डिक्लेयर कर दिया, कोई क्रेडिट नोट था जो आपसे दिखाने से रह गया, आज आपने डिक्लेयर कर दिया, या RCM लायबिलिटी। अपने 2 केस डिस्कस किए। RCM लायबिलिटी जो आपने नेक्स्ट ईयर पे करी तो उसको अपन कहाँ दिखाएंगे? कहीं नहीं दिखाएंगे। लेकिन RCM लायबिलिटी जो आज तक पे नहीं हुई उसे कहाँ दिखाएंगे? वो टेबल 4G में दिखा देगा। 2 सिनेरियो हो गए RCM में। एक तो हमने नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का RCM है जो हमें पता चल गया हमने अप्रैल मई जून अगले साल पे कर दिया। उसके लिए तो टेबल 9 में कोई कॉलम नहीं है, वो आपको अगले साल दिखाना है। लेकिन ऐसा RCM जो आपने आज तक नहीं पे किया और आज शुरू में पता चला 9 से बढ़ते टाइम कि वो RCM आपको दिखाना था यहाँ पे, तो वो अपन टेबल 4G में डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसका तो बोले क्या सर टेबल 4G में पेमेंट करने से क्या हमको उसका पेमेंट कहाँ करेंगे? डिक्लेयर तो हो जाएगा वो। पेमेंट के लिए क्या ऑप्शन है? सर एक ही ऑप्शन है। तो क्या DRC से पेमेंट करूंगा मेरे को ITC कैसे मिलेगी? ITC नहीं मिलेगी। बोले साहब ये तो दुविधा होगी, मेरा पेमेंट पकड़ में आया, मुझे उसको डिक्लेयर कहाँ करूँ? मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा, यहाँ डिक्लेयर करूंगा तो मेरा 9 में मिसमैच आ जाता है। 9 में मिसमैच आए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा DRC 03 से। DRC 03 से पेमेंट करता हूँ तो मेरे को ITC नहीं मिलती। सब कहाँ लिखा है DRC 03 से पेमेंट करेंगे तो ITC नहीं मिलती। इसका परसेप्शन क्यों क्रिएट हो गया? कौन सा सेक्शन है, कौन सा लॉ है, कौन सा प्रोविजन है जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? तब ITC के लिए पेमेंट प्रूफ होना चाहिए। तो क्या DRC 03 भी एक वैलिड है? द आंसर इज यस। अगर आपने DRC 03 से भी पेमेंट किया है RCM का तो उसकी भी आपको ITC मिलेगी, पेमेंट प्रूफ है। आपने पेमेंट के 2 मोड दे रखे हैं, तो GSTR 3B और एक DRC 03। मेरा कोई छूट गया, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो उसकी ITC ले लूंगा। तो सब ये आप ITC तो ले लोगे, लेकिन डिपार्टमेंट क्या मैच करेगा? वो मैच करेगा 3B में पेमेंट तो हुआ है 100 रुपए का, वो तो वहाँ भी लगना है अगर वो पकड़ में आएगा तो। नहीं, नेक्स्ट ईयर में अगर अपन देंगे तो उसमें देने की जरूरत ही क्या है? उसमें नहीं देने की जरूरत है। लेकिन जब वो रिकंसिलिएशन होगा तब पता चलेगा कि करंट ईयर का RCM मनी पे हुआ है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो डेफर हुआ है, डेफर हुआ है तो आप लायबिलिटी आएगी। वो तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी तो वैसे भी आनी है। लेकिन ऑप्शन ये है कि आपका जो RCM का पेमेंट होगा उसकी ITC मिल जाएगी क्या आपको? अगर DRC 03 से पेमेंट होता है अपन ने बात की साहब मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? कौन सा प्रोविजन रेस्ट्रिक्शन है जो बोलता है कि DRC 03 से पेमेंट हुआ है तो उसकी ITC नहीं मिलेगी? तो आपने बियॉन्ड 30 नवंबर तो लिया नहीं ना ITC अपन ने, क्रेडिट लिया ही नहीं था RCM ही 30 नवंबर तक पीडी जो अपन ने फाइल करी है सर 30 नवंबर तक। अक्टूबर की महीने की 24-25 का RCM अपन 9 GST 9 में मालूम चला अपने को कि अपना RCM पे करने से रह गया अपना। अब आप दिसंबर में पता चला आपको? हाँ, अब आप दिसंबर में पे कर लिए अपनी 3B में क्लेम करने की ITC। आप कर सकते हैं जब इनवॉइसिंग करेगा RCM की बिल की तो जिस डेट पे करेंगे उस डेट पे मिल जाएगी, तो इनवॉइसिंग करेंगे तो वो चीज छूट गई उसकी इनवॉइस। एक व्यू तो ये है RCM की जो ITC है उसका बेस डॉक्यूमेंट क्या है, किस बेस पे मिलती है? सेल्फ इनवॉइस पे मिलता है। क्या जब एडवोकेट बिल आपको रेज करता है तो उस पे वो लगाता है नीचे CGST, AGST, IGST? नहीं लगाता। तो क्या वो डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको ITC मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो उसके लिए एक सेल्फ इनवॉइसिंग का प्रोसीजर है अनरजिस्टर्ड के केस में।
जैसे एक मैंने एडवोकेट का प्रोफेशन लिया अपना, जिसमें आप अपने इनवॉइस में आप CGST AGST नहीं लगाओगे, तो सामने वाला पार्टी उस पर खुद RCM का पेमेंट करेगा और एक सेल्फ इनवॉइस बनाएगा, और सेल्फ इनवॉइस बना करके उसमें वो लिखेगा एडवोकेट की सर्विस मैंने रिसीव की है और इसमें मैंने इतना इतना टैक्स पे किया है। वो बेस डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर आपको ITC मिलेगी। तो साहब वो तो मैं तो फिर 2 साल बाद में मैं पे करूंगा, 2 साल बाद में बना लूंगा, क्या चलने वाली बात है ये? क्यों 5 साल बाद बनाऊंगा, 5 साल का ब्याज लगेगा और क्या कॉन्सिक्वेंस है? तो इन्होंने क्लेरिफाई किया कि साहब कोई लॉ में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है जो जिन्होंने सेल्फ इनवॉइस की टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी हो। सेल्फ इनवॉइस की कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अब अमेंडमेंट आ गया है, रूल 47A इन्होंने इंसर्ट कर दिया है कि आज तक तो टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन अब आपको सप्लाई रिसीव होने के 30 दिन में सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये जो आज तक चलता आ रहा था 7-8 साल, वो वैलिड था, और वो आप अगर किसी का इश्यू है तो वो लीगली फाइट भी कर सकता है और वो उसको श्योर 100% उसको वो मिलेगी ITC। लेकिन ये लूप होल को उन्होंने ठीक कर दिया है। अब उन्होंने 1 नवंबर 2024 में नया रूल 47A इंसर्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने सेल्फ इनवॉइसिंग की टाइम लिमिट 30 दिन डिसाइड कर दी है। तो 30 दिन में अब आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा और फिर वहां से आपकी टाइम लिमिट शुरू हो जाएगी। तो ये मेजर चेंज है RCM में। तो अब अपन बात कर रहे थे कि साहब जो RCM हमने अगले साल पे कर दिया, वो तो आपने बताया कि यहाँ पे कहीं डिक्लेयर नहीं करना है और वो अगले साल के 990 में आ जाएगा। अब जो RCM मेरा आज तक पे नहीं हुआ, दिसंबर में मेरे को पता चला, उसको क्या मैं 4G में डिक्लेयर करके उसका मैं नीचे पेड 9 में डिफरेंस खड़ा कर दूं और उसको DRC से डिस्चार्ज कर दूं, तो क्या उसकी ITC मिल जाएगी? तो साहब मिल जाएगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि DRC 03 से। लेकिन जब डिपार्टमेंट रिकंसिलिएशन करेगा आपका 3B से, वो देखेगा कि आपने ITC का RCM का पेमेंट तो कर रखा है 1 लाख रुपए और आपने ITC ले रखी है 1,20,000 रुपए, तो उसका नोटिस जरूर आएगा। तब आपको उनको वो DRC की या तो कॉपी दिखानी है कि साहब ऐसा कोई रास्ता होना चाहिए कि कोई नोटिस ही नहीं आए, हम क्यों ये रास्ते में जाएं कि जहां नोटिस की जरूरत पड़े और हमें डिक्लेयर करना पड़े। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि उसको अगले साल 3B में पे करिए, अगले साल उसका क्रेडिट ले लीजिए और उसका 9C में आप डिक्लेयर कर दीजिए। 9C में डिक्लेयर करने से क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, आधे बार डिपार्टमेंट बोलता है साहब ये आपने 3B में RCM पे किया है, मैं कैसे मानूंगा ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का या 25-26 का, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? क्या तरीका है उसके लिए कि आपने जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 3B में RCM पे किया है वो आपका 24-25 से रिलेटेड था। डिपार्टमेंट बोलेंगे साहब इसमें तो कोई आपने 3B में तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, बस ये तो ऑप्शन है। तो 3B में कोई कॉलम है क्या जिसमें आप डिक्लेयर कर सकते हो? कोई कॉलम है 3B में जिसमें आप बता सकते हो कि मैंने पुराने ईयर का ये टैक्स ये 3B में पे किया है? सब कॉलम है 3B में। ये अवेयरनेस जरूरी है। जब हम 3B को सेव करके आगे बढ़ते हैं, तब जब OTP लेने वाला वो जो विंडो आता है वहां पे वो पूछता है अपने को कि साहब ये जो आपने ये 3B में अप्रैल 2025 की जो 3B भरी है, जिसमें आपने डिक्लेयर किया है कि मैं 1 लाख रुपए मेरा टैक्स बनता है सेल्फ असेसमेंट के बेस पे, तो ये 1 लाख रुपए में कोई प्रीवियस मंथ का कोई टैक्स इंक्लूड है क्या? तो 3B में कॉलम आता है, वो पूछता है कि आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करो यस, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि कौन से रिटर्न का इसमें टैक्स इंक्लूड है। तो ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है सर। आप अपन तो वहां पे क्या करते हैं, सीधा OTP लेकर के आगे बढ़ गए और तो डिपार्टमेंट तो मान लेगा कि साहब आपने तो सेल्फ डिक्लेयर किया है कि ये जो मैंने टैक्स पे किया है इसमें इसी अभी चालू हुआ है, अभी कब चालू हो गया? ये काफी टाइम हो गया, ये 1 साल हो गया, 1 साल से चालू। हाँ ज्यादा ही हो गया, पहले 1 साल चालू हुआ। तो ये अवेयरनेस के लिए आज अपन ये
कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं कि ये चेक पॉइंट्स, मिनिमम जो चेक पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि आप जब लिटिगेट करोगे तो डिपार्टमेंट का काउंटर कुछ नहीं आएगा। देखिए साहब, आपने सेल्फ डिक्लेयर किया है, अगर ऐसी सिचुएशन थी तो आपको बताना चाहिए था 3B में कि मैं जो 1 लाख रुपए पे कर रहा हूँ इसमें पिछले महीने का भी इतना टैक्स इंक्लूड है। तो जब कभी भी हम पुराना टैक्स जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम पेमेंट करते हैं उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि साहब ये जो मैं 1 लाख रुपए पेमेंट कर रहा हूँ इसमें 10,000 रुपये मार्च के हैं, 10,000 रुपये फरवरी के हैं और 10,000 रुपये जनवरी के। तो आप अपील में या एडजुडिकेशन में अपने जो पॉइंट को जस्टिफाई कर पाओगे, अदरवाइज तो भाव बढ़ने ही है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप उसको 9(9)C भरते टाइम 9C में भी उसका क्लेरिफिकेशन इंक्लूड कर सकते हैं कि साहब चलो मैं वहाँ पे छूट गया, मेरा स्टाफ ने 3B भरी, उसने वहाँ पे अलग से डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या वो लास्ट ऑप्शन था क्या वहाँ पे डिक्लेयर करना है? छूट गया मेरे से भाई, आज तक अपन ने वो किसी ने वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया तो वो छूट गया वो अभी दिखाने से। तो अब वो क्या कोई प्लान B अवेलेबल है क्या उसके लिए? अब एक बार तो छूट गया, सब अवेलेबल है GSTR 9C। बोलो वो एक ही खाली लास्ट ऑप्शन नहीं था, अब मैं 9C में मैं इंक्लूड करता हूँ। 9C में जो आप केवेट बनाओगे आपको वहाँ पे क्लेरिफाई करना है और वो डिपार्टमेंट को सामने से एक जस्टिफिकेशन होगा और वो केवेट ही है आपको सेक्शन 74 से 73 में कन्वर्ट करने का। डिपार्टमेंट का तो हर केस 74 का ही होता है। आपको ऐसे ये चेक्स डालते रहने हैं आपके रिटर्न फाइलिंग में जिससे आप अपना बोनाफाइड बिलीव क्लियर कर पाओ। दूसरा, आपको बताना है कि साहब ये तो आपके दिखाने से पहले ही मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ, मेरा कोई मिस स्टेटमेंट, देखो 74 सेक्शन लगती है कोई फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से। कोई ऐसा फैक्ट जो आपको डिक्लेयर करना था आप डिक्लेयर नहीं कर पाए, तो GSTR 9 and 9C ये बेस्ट ऑप्शन है। आप वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर दो कि साहब ये मैंने जो टैक्स पे किया है वो अगले साल मैंने पे कर रखा है, और वो आपको वो केवेट बना करके साथ में बैलेंस शीट P&L के नीचे उसको अटैच करनी है, आपको वो PDF में कन्वर्ट करके। ये वो पॉइंट्स है जो आपको आपके आगे आने वाले लिटिगेशन में देखने पड़ेंगे। अब दूसरा आता है कि साहब ये जो अब हमने टेबल 4 डिस्कस की, टेबल 5 डिस्कस की, अब सेल्स में तीसरी टेबल है टेबल 9 में। टेबल 9 का जो पेबल जो कैलकुलेट होगा वो आपका टेबल 4 और 5 की समरी से कैलकुलेट होगा, और जो पेबल है वो कहाँ से आएगा, सॉरी जो पेड अमाउंट है वो कहाँ से आएगा? 3D। तो क्या मैं उसको एडिट करके चेंज कर सकता हूँ क्या? सर का भी है कि कर सकते हैं, अभी तक तो ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है सर ये, तो अभी आप उसको एडिट करके चेंज नहीं कर सकते। तो क्या उससे जो डिफरेंस खड़ा होगा राइट हैंड साइड में, अभी ये 2 नए कॉलम ऐड हो गए हैं जो टोटल आपका टैक्स पेमेंट कैलकुलेट करता है, ये तरीके से ऑलरेडी पे कर रखा है अगले साल, वो आपको रिमार्क और केवेट बना करके डालना है। अभी ऐसे ही टेबल 4, टेबल 5, टेबल 9 के बाद है टेबल 10 और 11 जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ये है आपकी सेल्स की टेबल 9 और 10 और 11 जो ये साल के ट्रांजैक्शन आपने अगले साल रिपोर्ट किए हैं। अब सब आता है HSN, सबसे बड़े झंझट तो वही है सर। हाँ, टेबल 14 है जो इनका पेड पेबल दिखाता है टैक्स का। हाँ आइए फिर, जो आपने टेबल 10 और 11 में जो आपने डिक्लेयर किया है वो बताता है कि आपका ये ट्रांजैक्शन है जो आपने नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट किया है। तो ये पूछता है कि साहब आपने जो नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट किया है वो ओनली 1 में ही किया है या 3B में टैक्स पेमेंट भी हो गया उसका? तो अगर स्वाभाविक है आपने 1 में डिक्लेयर किया है तो 3B में पेमेंट हुआ होगा, तो उसका डिक्लेयर का मतलब है पेबल 1 और 3B में पेमेंट हो गया तो वो पेड में। तो आपको टेबल 10 और 11 का जो नेट इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, पे दोनों में करना है, कंपल्सरी करना है।
इसका भी नोटिस आ जाता है टेबल 14 का। आया होगा हाँ कि साहब ये आपने डिक्लेयर कर रखा है टेबल 10 में कि हमने नेक्स्ट ईयर पे किया है, लेकिन आपका टेबल 14 तो बोलता है कि आपने इसमें नील भर रखा है। कोई कॉलम खाली छोड़ने का मतलब है कि वो नील माना जाएगा, उसका जीरो फिगर माना जाएगा। अगर वो मैंडेटरी कॉलम में आता है तो अगर आपने यहाँ पे नील छोड़ दिया तो आपको नोटिस तैयार मिलेगा कि साहब आपने तो बताया कि आपने नेक्स्ट ईयर में ये 1 लाख रुपए की लायबिलिटी जो करंट ईयर से पर्टेनिंग है वो नेक्स्ट ईयर में पे की है, लेकिन आपका टेबल 14 तो जीरो फिगर बता रहा है। क्लेरिफाई करो। तो सर ये जरूरी है आपको यहाँ पे बताना कि टेबल 14 में आपका 10 और 11 का, तो सर क्या इसमें टेबल 12 और 13 का फिगर भी ऐड करना है क्या? आउटपुट का है सर 10 और 11 के करना। बिल्कुल सर, ये क्लेरिफाइड है। ये ओनली टेबल 10 और 11 का एक टोटल लेना है, ऐसे नहीं चारों का टोटल मार के अपन ने दोनों साइड डाल दिया। लिख भी रखा है। हाँ क्लियर लिख रखा है इसमें। वैसे भी वो तो 12 और 13 का तो केवल डिस्क्लोजर ही है, कहीं ऐड होता ही नहीं वो। हाँ बिल्कुल, वो ओनली एक डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग पर्पज से है, उसका इम्पैक्ट कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। वो जब अपन आईटीसी पार्ट पे आएंगे, वो आईटीसी की टेबल है, टेबल 12 और 13, तब डिस्कस करेंगे। नीचे फिर आइए, फिर एचएसएन। सब एचएसएन इनवर्ड और आउटवर्ड क्या दोनों मैंडेटरी है? आउटवर्ड मैंडेटरी है। जीएसटीआर 9 में भी आपको आउटवर्ड के फिगर डालने मैंडेटरी है। इनवर्ड के आउटवर्ड के जो फिगर डालने हैं वो एचएसएन लेवल पे आपको डालने पड़ेंगे। क्या जीएसटीआर 1 भरते टाइम भी एचएसएन डालना मैंडेटरी है? आंसर इज यस। तो अभी नई फैसिलिटी क्या शुरू कर दी है जीएसटी पोर्टल ने, जब आप जीएसटीआर 9 फाइल, जब 9 का डेटा डाउनलोड करोगे तो वो आपको समरी दे देगा ऊपर कि आपने 1 भरते टाइम क्या क्या एचएसएन डिक्लेयर करे थे, उनकी एक कंसोलिडेटेड आपको समरी दे देगा। अगर आपका उसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं है तो एग्जैक्ट वो समरी आप काम में ले सकते हो, और कोई एडिशन डिलीशन है तो आपको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा। जी सर। मैं वॉलेंट्री भर रहा हूँ, किसी का टर्नओवर मान लो 30 लाख रुपए ही, बट मैं वॉलेंट्री 9 फाइल कर रहा हूँ कोई अमेंडमेंट या किसी भी वजह से, तो भी मुझे देना पड़ेगा फिर दूसरा? अगर आप 9 फाइल कर रहे हैं तो वो आपको बढ़ने नहीं देता है बिना एचएसएन डाले, वो आपको आगे मूव ही नहीं करने देता है जब तक आप इसमें कोई फिगर नहीं पुट करो टेबल। B2B का तो अपन भर रहे हैं, बट B2C नहीं भर रहे हैं केवल। हाँ क्योंकि जीएसटीआर 1 में B2C का नहीं, वो मतलब क्रॉस चेक नहीं करता है, वो इतना ही चेक करता है कि ये टेबल में कोई फिगर है या नहीं। तो ये आपको एचएसएन का डेटा डालना भी कंपलसरी है। जब आप जीएसटीआर 9 एंड 9C फाइल करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ कॉलम, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल इटसेल्फ प्रोवाइड करता है। वो क्या क्या है? एक आपका जीएसटीआर 1 कंसोलिडेटेड लेवल पे जो आपने 12 महीने का भरा है उसका कंसोलिडेटेड फिगर आपको दे देगा। दूसरा जीएसटीआर 3B एनुअल बेसिस पे आपको बना के दे देगा पीडीएफ फॉर्म में। टेबल 8A में क्या क्या डेटा रिफ्लेक्ट किए हैं वो आपको दे देगा, और एक ये एचएसएन वाली समरी। अब कई बार क्वेश्चन आता है, एक दो इसके बाद आईटीसी शुरू करेंगे अपन, कि सब टेबल 4A 4B कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है ऑटोमेटिक? साहब मैंने जब 12 महीने में जो जीएसटीआर 1 भरे उसमें कुछ ऐसे इनवॉइस भी दिखाए जो पिछले साल से संबंधित थे, तो वो भी उठ के आ जाएंगे यहाँ पे। तो सब ये इतना एडवांस हो गया है पोर्टल कि ऑटोमेटिकली उनको सेपरेट कर देता है। वो B2C में तो उसके पास फिगर नहीं है तो पिछले साल का कोई इंक्लूड है क्या, लेकिन B2B में तो उसके पास इनवॉइस डेट अवेलेबल है। नहीं 1 नहीं, तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ टेबल 4B में जो डेटा आएंगे ऊपर, जो ऑटोफिल डेटा आएंगे टेबल 4B में, वो कहाँ से आएंगे? 1 से आएंगे। लेकिन जब आपने 1 भरा था तो कुछ ऐसे इनवॉइस भी इंक्लूड करे थे जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के थे, तो वो नहीं आएंगे अब यहाँ पे।
वो ऑटोमेटिक उनको सेपरेट कर देता है। जो अमेंडमेंट नेक्स्ट ईयर में किए वो आ जाएंगे, अमेंडमेंट आ जाएंगे अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। अगर आपने अमेंडमेंट कर उसको रखी सही करना पड़ेगा क्या? उसको सही करना पड़ेगा। उसको अमेंडमेंट को हटा के उसको वापस जोड़ना पड़ेगा उसमें। अमेंडमेंट के लिए तो अलग से कॉलम है नीचे जे और के। उसमें जो क्या आएगा तो साहब कई बार सर क्या ये प्रैक्टिस सही है क्या? हमने जीएसटी 1 में तो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड डाल दिया, 1 करोड़ की सेल थी, 1 करोड़ डाल दी। जीएसटी 3 में 99 लाख की सेल भरी है हमने, ठीक है। तो ऑटो पॉपुलेट जो होकर आएगा वो जीएसटी 1 में 1 करोड़ रुपया आएगा, बराबर। ठीक है। और जबकि हमको 1 लाख का जो डिफरेंस है वो हमको अमेंडमेंट के थ्रू 3 में किया। जीएसटी 1 तो प्रॉपर की थी हमारी ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस है कि वहां से जो 4A और B की टेबल में से 1 लाख हटा देते हैं और अमेंडमेंट में 1 लाख में डाल देते हैं हम लोग। नेक्स्ट ईयर सेम ईयर जीएसटी 9 में अगले साल हमने 3B में जीएसटी 1 का तो हो चुका जो करना था, सेम ईयर 3B में हमने नेक्स्ट ईयर में उसको पे कर दिया 1 लाख रुपए। 3B से पे किया सर हमने। हाँ तो हमने 1 लाख वहां से ऑटो पब्लिक से 1 लाख हटा देते थे यहाँ से 4A 4B से, और अमेंडमेंट में 10 टेबल 10 में जाके डाल देते थे उसको। नहीं 3P में कोई अमेंडमेंट नहीं है ना सर। 3P के थ्रू पे किया सर हमने टैक्स को। पे किया और आपने करेक्ट रिपोर्ट कर दिया था 1 में 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल 1 में कर दिया था बराबर। तो ऊपर जो आएगा वो आएगा 1 करोड़ रुपए रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। आप उसको हटा के अमेंडमेंट में डाल दोगे। हम 99 कर देंगे यहाँ पर, 1 लाख टेबल 10 में डाल देंगे। बराबर सही है बिल्कुल। यही फिगर यही करेक्ट है आपको। वो 3P का अमेंडमेंट दिखाना है हमको वहाँ पर ना, कि अगर आप ऊपर दिखाओगे तो टेबल 9 में मिसमैच खड़ा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। वो मिसमैच खड़ा हो जाएगा तो आपको DRC03 अटैच करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम 3B के थ्रू और आप जब ऑलरेडी उसको पे कर चुके हो नेक्स्ट ईयर में तो आपको उसको टेबल 10 और 11 में डिक्लेयर करना है। इससे आपका टेबल 9 का मिसमैच भी हट जाएगा और नेक्स्ट ईयर की रिपोर्टिंग करेक्ट हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें क्या होता है, जैसे B2B सेल्स है वो B2B सेल्स थी सर। B2B सेल्स को हमने वहां पर उसका टैक्स 3B के थ्रू पे किया, तो B2B सेल्स हमारी कम हो जाएगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। क्योंकि नीचे लेकिन नीचे से बढ़ जाएगी वापस। हाँ एक्चुअली वन उसी से बढ़ना पड़ेगा ये वाला 3B को ही आपको अपने उसमें रखना पड़ेगा पॉइंट में, और 1 को डाल दें। 1 तो हटाइए। ये तो आपने मोटा मोटी देखा कि आउटवर्ड सप्लाई सेल्स में टेबल 4, टेबल 5, टेबल 9, टेबल 10, टेबल 11, टेबल 17 HSN, यहाँ तक कि ये सारी आउटवर्ड सेल्स की टेबल है। इसके बाद में इनका जो टेबल 5J का जो टोटल है वो जाएगा आपके GSTR 9 में, GSTR 9C में। अब आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड GSTR 9C में क्या क्या एडजस्टमेंट है अपन पहले आउटवर्ड कंप्लीट करेंगे, फिर अपन ITC पे आएंगे। और यही माइंड में भी यही कैलकुलेशन रहेगा तो गलतियां होने की संभावना कम रहेगी। सब यहाँ पे जो मेरे को टर्नओवर रिपोर्ट करना है 5A में, अब क्या होगा, आपने जो गलतियां थी वो ठीक कर दी, कुछ इनवॉइस डिक्लेयर नहीं हुए वो ठीक कर दिए, पिछले साल वाले थे वो आपने हटा दिए, एक पॉइंट रह गया। जब आपका वो जो ऑटोपोपुलेटेड फिगर आएगा उसको आप चेंज करोगे तो क्या वो चेंज करने देगा आपको? टेबल 4A, 4B, 4C, 4D में ऑटोमेटिक आएगा ना फिगर, चेंज करने देगा। चेंज करने देगा। तो कई बार वो रेड मार्क हो जाता है, वो क्या है, अगर आपका चेंजेस 20% से ऊपर है प्लस या माइनस तो उसको वो रेड मार्क कर देगा। तो साहब वो तो क्या रेड होते हैं, नोटिस आने की संभावना है? द आंसर इज नो। वो आपको केवल एक चेक पॉइंट है कि आप जो चेंजेस कर रहे हो वो आप रिकन्फर्म कर लो, वो 20% से भी ऊपर आपने चेंजेस कर दिया है प्लस माइनस, तो क्या इतनी भारी मिस्टेक हो चुकी है क्या आपसे 1 और 3 भी बढ़ती टाइम? वो आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए उन्होंने एक चेक पॉइंट दे रखा है, तो वो कोई लाल हो जाता तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपके प्रिकॉशन के लिए दे रखा है। अब 9C में जो आपको यहाँ पे फिगर डालने हैं, सपोज आपकी 4 स्टेट में GSTN है, ठीक है, A, B, C, D, तो आपकी जो बैलेंस शीट बनती है क्या वो स्टेट वाइज बनती है? पेन लेवल पे बनती है साहब वो तो। अब जो पेन लेवल के आपकी बैलेंस शीट बनी है, तो यहाँ पे क्या मैं चारों स्टेट के फिगर डालूं, या मेरा स्टेट का फिगर तो मेरे पास है नहीं इंडिपेंडेंट, मैंने तो बैलेंस शीट जो P&L बैलेंस शीट बनाई है वो कंसोलिडेटेड लेवल पे बनाए हैं। तो क्या 19 स्टेट है या 20 स्टेट में मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो क्या सबका टोटल यहाँ पे आएगा या इंडिपेंडेंट आएगा? इंडिपेंडेंट आना।
इंडिपेंडेंट लगना चाहिए अटैचमेंट। तो आंसर ही इंडिपेंडेंट आना चाहिए सर। आपके अगर 20 रजिस्ट्रेशन है, आपकी P&L बैलेंस शीट सिंगल है, तो जो आपका टर्नओवर आएगा टेबल 5A में वो आपके स्टेट लेवल का टर्नओवर आएगा। ऐसा नहीं है आपने सारे 19-20 स्टेट या 5 स्टेट का टोटल यहाँ पे डाल दिया, तो साहब वो कहाँ से निकालेंगे? हमारा तो सपोज अगर 5 स्टेट में है तब आपको सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक्सेल में कि मेरे ये 10 लेजर से सेल्स के 10 हेड है, इनका स्टेट वाइज ये बाइफर्केशन है और उतना टर्नओवर आपको यहाँ पे डालना है। अब साहब जो कंपनी होती है उनमें तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक अदर इनकम। तो यहाँ पे मेरे को जो इंक्लूड करना है वो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा या अदर इनकम भी आएगी? तो सब यहाँ पे टोटल आएगी, कंसोलिडेटेड आएगी। टर्नओवर में जब कंसोलिडेटेड बिल्कुल। तो अगर आपका अदर इनकम है तो वो भी इंक्लूड करके आपको यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए स्टेट वाइज टीबी लेना बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है, कंपनी के अंदर 99C बनाने वाला अलग होता है और जो स्टेटूटरी ऑडिटर अलग होता है, तो आपको उनसे सर्टिफाइड ट्रायल बैलेंस लेने पड़ेंगे ताकि अपनी आप लायबिलिटी लिमिटेड कर सको कि साहब आपने जो ये सर्टिफाइड ट्रायल बैलेंस दिया है उससे मैंने लेजर बैलेंस उठा करके ये कैलकुलेट किया है। अब ये जो आपने 5A में टर्नओवर दिखाया उसका वो मैच करेगा नीचे 5Q में, नीचे 5R में, ये आपका वो Q में आपको टर्नओवर लेके आएगा जो 9 में आपने डिक्लेयर किया है। तो टेबल आपने 5A में डाला है और 5Q में वो लेके आ रहा है GSTR 9 से, वो मानता है आपने सब करेक्ट कर दिया। अब तो कोई सप्लाई छूट गई हो तो अब ये मैच होना चाहिए, लेकिन वो मानता है कि ये कुछ B से लेकर के आपके O तक के कुछ एडजस्टमेंट है वो होने जरूरी है तब मैच होगा वो। अब वो क्या क्या एडजस्टमेंट है वो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब देखो टेबल 5B, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये आपका ऐड होना है। सब अनबिल्ड रेवेन्यू थे जो मेरे बैलेंस शीट P&L का पार्ट नहीं बना। तब जब कोई रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो बिलिंग कैसे करती है? 1 किलोमीटर रोड बनाते बिल इशू करेगी, फिर 1 किलोमीटर और बनाते इशू करेगी, या ऐसे काम करते हैं, या एक सिंगल इवेंट कंप्लीट होने देते हैं, फिर इंजीनियर आके सर्टिफाइड करता है, फिर वो बिल इशू होता है। यही तरीका है। अब ऐसा नहीं है ना कि वो 100 मीटर की रोड बनाते बिल इशू करेगा, कंप्लीशन मेथड चलेगा। तो जो अपने इंड एस के अकॉर्डिंग जो अपने फाइनेंशियल फाइनल होंगे उनमें खर्चा तो आ जाता है अपने एक्सपेंस साइड में, लेकिन इनकम क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई? क्योंकि अभी वो सर्टिफाइड नहीं हुआ कंप्लीशन मेथड पे। तो इंड एस बोलता है कि साहब आपका तो रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट तो करेक्ट नहीं दिखेगा, आपने खर्चा तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन उससे होने वाली रेवेन्यू का बिल अभी तक बना नहीं है, बिल नहीं बना तो रेवेन्यू आया नहीं, तो ये साल तो माइनस में लॉस दिखेगा और अगले साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दिखेगा। इसके लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट पे अपन बनाते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है कि आपको अनबिल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। सब जितना खर्चा ये काम हो गया उसका ये खर्चा है और ये अनबिल्ड रेवेन्यू के बेस पे ये आपका इतना ये इनकम है। तो वो इनकम तो आ गई आपके 5A में, 5A में वो इनकम आ गई, उसको अभी लेस करना पड़ेगा, लेस करने और पिछले साल वाला ऐड करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट के लिए है टेबल 5B, टेबल 5B एंड टेबल 5H। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ये साल वाला लेस करना पड़ेगा और पिछले साल वाला आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर है अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सिमिलर जो अनबिल्ड का जैसे था वैसे ये एडवांस का है कि आपने कोई एडवांस लिए जिसका अभी तक बिल नहीं बना, बिल तो काम कंप्लीट होने पे बनेगा। तो अनएडजस्टेड एडवांस का टेबल C और टेबल I में एडजस्टमेंट होगा। डिम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। अभी डिम्ड सप्लाई क्या है? तो शेड्यूल 1 आता है।
तो आपका वो टेबल 5A में तो वो आया ही नहीं वो पार्ट, लेकिन आपने 3B में तो उसको पे कर रखा है, 1 में डिक्लेयर कर रखा है। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा जो टर्नओवर मैच होगा 3B से जो 9 का है और 9 जो बैलेंस शीट का है। तो इसके लिए आपको टेबल 5D में ब्रांच ट्रांसफर है जो डिम्ड सप्लाई है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। सिमिलरली क्रेडिट नोट इश्यूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। ऐसे क्रेडिट नोट है जो आपने, कई बार क्या होता है साहब कि हम विदाउट जीएसटी डिस्काउंट देते हैं कि आप साहब ये स्कीम है, XYZ स्कीम है, ये आप कंप्लीट करते हो तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो उसके लिए क्रेडिट नोट बनता है। अब क्रेडिट नोट कमर्शियल क्रेडिट नोट भी हो सकता है और आपका जीएसटी वाला क्रेडिट नोट भी हो सकता है। तो कमर्शियल क्रेडिट नोट का क्या इम्पैक्ट आता है कि उससे आपका बुक्स का रेवेन्यू कम हो गया, लेकिन 3B में तो वो ग्रॉस लेवल पे ही है क्योंकि 3B में आपने जीएसटी लेस किया नहीं उससे। तो अब आपको वापस बुक्स का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो आपके कमर्शियल क्रेडिट नोट है विदाउट जीएसटी वाले। सिमिलरली ट्रेड डिस्काउंट है, जैसे क्रेडिट नोट है वैसे ट्रेड डिस्काउंट है। जी अभी इरेलीवेंट हो गया है, HIJ अपन ने डिस्कस किया। और के में एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट सप्लाई टू SEZ टू DTA यूनिट, अगर SEZ में सप्लाई की है तो उसका एडजस्टमेंट के में है। और कंपोजिशन स्कीम का अगर कोई टर्नओवर है तो वो L में है। M में है सेक्शन 15 के टर्नओवर। सेक्शन 15 का अगर जैसे सेक्शन 15 और सेक्शन 15 में देखिए क्या कुछ कंपोजिशन, कुछ रूल्स स्पेसिफाइड कर रखे हैं कि जैसे अगर आपने सपोज आप टूर ऑपरेटर है तो टूर ऑपरेटर क्या चाहता है कि साहब मैंने होटल बुक किया है 10,000 में और क्लाइंट को मैं बिलिंग करूँगा, वो करूँगा मैं 12,000 में। मेरे उसको नहीं डिस्क्लोज करना है कि उसने आगे होटल कितने में बुक किया। तो 10,000 में उसने बुक किया, आगे वो 12,000 रुपये चार्ज करेगा। तो क्या वो, या एयरलाइंस के केस में, तो क्या उसके पास ऑप्शन है कि वो एयरलाइंस के उसमें 10,000 में उसने कोई टिकट बुक की और आगे वो 11,000 या 12,000 में बेच रहा है, तो जीएसटी किस पे लगेगा, जो उसका मार्जिन है। अब वो मार्जिन पे जीएसटी लगाता है तो कोई भी रिवर्स कैलकुलेट करके बता देगा इसने इतने रुपए जोड़ दिए। तो साहब देखो इंडस्ट्री की इश्यू हो गई साहब, ये तो हम बिजनेस कैसे करेंगे हमें। तो उन्होंने स्पेशल कंपोजिशन स्पेशल वैल्यूएशन स्कीम लॉन्च कर दी कि साहब आप जो एयरलाइंस का जो फ्रेट है उसमें जो डोमेस्टिक जो अगर है तो उस पर आप 3% और अगर इंटरनेशनल है तो 1.5% आप उस पर डिस्क्लोज कर सकते हैं, या वो रेटें जो भी रेट उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखी है वो आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर उनका कोई एडजस्टमेंट है तो टेबल M में आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉरेक्स फ्लक्चुएशन का है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। आपने जब जीएसटी का बिल बनाया तब आपकी रेटें सपोज डॉलर में एक्सपोर्ट के केस में 80 रुपये थी, और जब आपने वो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ तब वो दिन अलग रेट थी, या जब पेमेंट रिसीव हुआ तब अलग अलग रेट थी। तो उनकी वजह से अगर आपके टर्नओवर में कोई मिसमैच है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से, तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। अब कई बार इनके अलावा भी बहुत और कारण होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ओ कॉलम दे रखा है कि एनी अदर ट्रांजैक्शन जिनका एडजस्टमेंट होना है जो ऊपर से नीचे के किसी कॉलम में नहीं बैठ पाए तो आप ओ में कर सकते हो। ये रिकन्सिलेशन होने के बाद में यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट होता है कि आपका बुक्स का टर्नओवर इतना था और आपका 3B का या 9 का टर्नओवर ये है जिसका डिफरेंस 0 है। फिर टेबल 7 में वो वापस करते हैं कि ये जो आपने ऊपर दिया है ये तो टोटलिटी में दे दिया, अब इसमें कुछ नील रेटेड एग्जम्प्टेड किया भी रहा होगा, तो ये वापस से आपका फिगर लेता है ऊपर 5P से, और आप अलग से आपको वैल्यू डिक्लेयर करनी होती है एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी और नो सप्लाई की। फिर आपको 0 रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टेबल 7C और टेबल 7D में टैक्स टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट और RCM जो अपन ने 5C में डिक्लेयर किया था। ये टेबल 5 की टोटल है सारी।
और इसके बाद में आपका टैक्सेबल टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगा इस पर GSTR 9। टेबल 5, टेबल 6, इसके बाद में आता है आपका टेबल 8 में कमेंट है, और 9 के अंदर आपको रेट वाइज बाइफरकेशन देने हैं। तो ये आपको जो आपने टैक्स पे किया है, सपोज आपने 20 लाख रुपए टैक्स पे किया है, तो उसका रेट वाइज क्या आपका बाइफरकेशन है, कौन कौन सी रेट का कौन कौन सा टैक्स पे किया। RCM है तो उसके लिए अलग से रो है, और फॉरवर्ड चार्ज है तो उसके लिए अलग से रो है, वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। इसको वो कंपेयर करेगा जो आपने GSTR 9 में पेड में जो आपने डिक्लेयर कर रखा है पेएबल में, तो वो उसका डिफरेंस वो नीचे कैलकुलेट करता है। तो इसमें भी सर वही आएगा, मतलब फाइनेंशियल 2024-25 जो रह गया था वो भी नहीं आएगा इसके अंदर? वो इसमें नहीं है। वो अगर आपने टेबल 10 और 11 में डिक्लेयर किया है तो वहाँ से ये टोटल ले लेगा। तो ये यहाँ पे जो टैक्स पेएबल आएगा वो GSTR 9 की टेबल 9 प्लस टेबल 14, इन दोनों का टोटल आएगा यहाँ पे, जो आपने नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया। ये तो मोटा मोटी अपन ने सेल साइड डिस्कस की। अब इस पे कोई क्वेश्चन है तो अपन वो लेकर फिर अपन ITC की साइड बढ़ेंगे, या लास्ट में रखते हैं? क्लियर तो करते चल ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, GSTR नहीं। अब सब आउटवर्ड सप्लाई के बाद में ITC है। ये ITC GST की आत्मा है, और आधा जो लिटिगेशन है ये ITC का ही चलता रहता है। ये वो बेनिफिट है जो हमने डिपार्टमेंट से लिया है, गवर्नमेंट से लिया है, जो गवर्नमेंट बोलती है कि ये हमने बेनिफिट दिया है आपको, ये आपका राइट नहीं है, ये हमने बेनिफिट दिया है, और ये बेनिफिट कंडीशनल बेनिफिट है। ये ऐसे नहीं है कि आप कोई भी शर्तों, आपको आपका राइट है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कंडीशनल बेनिफिट है, जो कुछ शर्तें हैं जो आप पूरी करते हो तो वो आपको उस पर मिल जाएगा। अब वो क्या शर्तें, इन्होंने सेक्शन 16(2) में 5 शर्तें दे दी। एक उन्होंने दी कि साहब आपके पास सेक्शन 16(2)(c), सेक्शन 16(2) का क्लोज ए, आपके पास वैलिड इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। सेक्शन 16(2)(b), आपका गुड्स रिसीव या सर्विस आपको रिसीव हो जानी चाहिए। सी, जिससे आपने सप्लाई ली है उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो गवर्नमेंट को। अब ये तो बहुत खतरनाक कर दिया, बहुत खतरनाक है सर। मैं उसको कहाँ पकड़ने जाऊंगा कि उसने, मैंने तो उसको पेमेंट कर दिया, क्या ये मेरे कंट्रोल में है ये कंडीशन कि वो? हाँ, तो बोले साहब मैंने उसको पेमेंट कर दिया, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? तो इसके लिए बहुत केस वो आ गए कि साहब आप ऐसी कंडीशन कैसे इम्पोज कर सकते हो जो मेरे लिए कंप्लाई करना इम्पॉसिबल है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप जाकर के उस, मैंने टैक्स पे कर दिया उसको तो मैंने कंप्लाई कर दिया ये कंडीशन। जब आपने सप्लायर को टैक्स पे कर दिया, आपके हाथ में तो उतने ही पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने टैक्स पे कर दिया क्लाइंट को, तो मेरी कंडीशन, मेरा जो काम था वो सेटिस्फाई होगा, मेरी लिमिट सेटिस्फाई होगी। अब वो आगे नहीं कर पाए तो आप उसे रिकवर करिए सब। सेक्शन 16(2)(c), सेक्शन 16(2)(d) कि आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया हो विद इन टाइम। वैलिड रिटर्न कौन सा? ITC कौन से रिटर्न से मिलती है SSC को? 3B। तो क्या मैं 3B कभी भी फाइल करके ITC ले सकता हूँ? नहीं साहब, उसकी टाइम लिमिट है सेक्शन 16(4) में। 30/11 तक कोई भी रिटर्न फाइल किया उसमें आपको वो ITC मिल जाएगी। और एक कंडीशन ऐड हो गई कि वो 2B में रिफ्लेक्ट होना जरूरी है, तो ITC वही मिलेगी जो 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्या साहब कई बार क्वेश्चन आते हैं कि साहब मैं क्या जनवरी का मेरे पास इनवॉइस है सामने वाले ने, अब 2B जनरेट कब होता है? सामने वाला कौन सी डेट पे जनरेट हो जाता है? 14 तारीख को जनरेट हो जाता है। तो 13 तक जिन्होंने रिटर्न भर दिए वो मेरे 2B में दिख जाएंगे। अब क्वार्टरली का 13 है, अदरवाइज तो 11 है। हाँ नहीं, 3B जनरेट नहीं, 2B जनरेट नहीं होता तब, तो वो 14 तारीख को 2B जनरेट हो जाएगा। तो साहब मेरे को पता चला जब 2B जनरेट हुआ कि मेरा तो एक बहुत बड़ा इनवॉइस था 20 लाख रुपए का, जिसपे मेरे को 2 लाख रुपए की ITC मिलनी थी, वो उसने दिखाया नहीं, और 14 तारीख को जनरेट हुआ, तो उसका क्या ऑप्शन है? तो साहब क्या ITC ले लूँ क्या मैं?
मेरे को तो केस में पेमेंट आ जाएगा ये सर, और अगले महीने आईटीसी आएगी, वो मेरे काम की नहीं, वो पड़ी रहेगी मेरे लेजर में। ये बहुत बार ऐसा आता है साहब, मेरी वर्किंग, ये तो बहुत कॉमन क्वेरी आती रहती है कि साहब ये तो हमारा तो वो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, जो मेरा उसने दिखाया, उसने 17 तारीख को भरा, तो अगले महीने में जाएगा वो 2B में। अगले महीने क्या करूंगा साहब, वो तो मेरा तो इस महीने 1 महीने का ब्लॉक हो जाएगा। तो साहब क्या ले लूँ क्या मैं, अगले महीने आ जाएगा, आप बता देना अथॉरिटी को साहब अगले महीने आ ही गया है, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिकल पार्टी 1 भर दे तो मिल जाएगा 15 तारीख। तभी 2B में नहीं आएगा ना, 2B में नहीं आएगा, अगले महीने की 2B में आएगा। अगले महीने 2B में आएगा। और सेक्शन 16(2) AA बोलता है कि आपको आईटीसी तभी मिलेगी जब वो कम्युनिकेट हो गया हो 2B के थ्रू, तो ये महीने तो वो आपको मिलेगी नहीं। सब क्या 2 लाख रुपए मैं पहले जेब से भरूं और अगले साल वो आईटीसी आएगी तो वो तो मेरे ब्लॉक क्रेडिट में पड़ी रहेगी, मेरा तो केस पोर्शन ब्लॉक हो गया, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई, वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट है। तो साहब क्या तरीका है इसके लिए पॉसिबल, क्या साहब 1 महीने का ब्याज दे देंगे सर? ब्याज का क्वेश्चन आता है, 1 महीने का ब्याज दे दूंगा, अगर छोटी बोलेगी 1 महीने आपने पहले ले लिया, 1 महीने पहले ले लिया तो 1 महीने का ब्याज दे दूंगा, तो क्या 1 महीने के ब्याज से काम चल जाएगा? वो छोटी बोलेगी कि साहब आपने जनवरी में जो आईटीसी ली है 2 लाख रुपए की, वो आपके 2B में नहीं आ रही, तो हम बोलेंगे साहब देखो फरवरी में आ रही है, मैंने कम ली है, तो बोलेंगे साहब जो फरवरी में आ रही है वो तो आपने ली नहीं, वो तो हो गई लैप्स, वो तो आपने ली नहीं 2B में, और ये जो जनवरी में ली है वो इनवैलिड आईटीसी है, तो इसको विथ इंटरेस्ट रिवर्स करो, ये कॉन्सिक्वेंस आएगा आपके नोटिस में। तो साहब कोई बीच का रास्ता जो अपन रिटर्न भरते टाइम, इसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप वो 2B में जो अब जनवरी में आप रिकॉर्ड क्लेम कर रहे हो, अगले महीने उसको क्लेम करके रिवर्स करो, तब वो अवेल्ड मानी जाएगी। अगर आपने अगले महीने छोड़ ही दी ना उसको, तो वो अथॉरिटी तो ये बोलेगा कि आपने वो ली नहीं और आज आप ले नहीं सकते, टाइम लिमिट निकल गई, तो आपने जो प्री मैच्योर ली आप उसका इंटरेस्ट तक सीमित रह सकते हो। अब अपन बात कर रहे थे टेबल 6, इस बार मेजर चेंजेज है टेबल 6 से। आधे लिटिगेशन तो टेबल 8 के 2B रिकंसिलेशन के ही है। अब टेबल 8 में आइए सर, ये वाली बात आपने बताई ना, ये वापस रिपीट करो सर, हमारे क्या है सर, चलिए लाइव चल रहा है। हाँ और मनी भर अब दोबारा एक बार इसको अपन सेशन के बाद डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए टेबल 8 में क्या इश्यू था, टेबल 8 में आ जाएगी अपन टेबल, इस बार मेजर अमेंडमेंट आया टेबल 6 में, तो वो अमेंडमेंट बहुत वेलकम डिसीजन है, वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, 7-8 साल पहले ही, लेकिन अब आइए टेबल 8 में। देखिए टेबल 8 में आईटीसी आती है 2B से, 2B से टेबल 8A फ्लो होता है। क्या ये अपन चेंज कर सकते हैं क्या, ये फिगर टेबल 8A का, ये फ्रीज फिगर है जो आपने आपके 2B की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब साहब ये जब यहाँ पे फिगर रिफ्लेक्ट होता है तो वो 2 चेक्स लगा देता है कि ऐसी कोई आईटीसी आ रही है क्या जो जिसमें 3B नहीं भरा है सामने वाले ने अभी तक,
तो उसको यहाँ से उड़ा देता है, वो माइनस कर देगा। या ऐसी कोई आईटीसी जिसमें CGST HGST वो लगा है जो आपका रजिस्टर्ड स्टेट नहीं है। जैसे सपोज आपने आपका होटल, आप राजस्थान में रजिस्टर्ड है, आपका राजस्थान का नंबर है, और आपने होटल की बुकिंग की सपोज आपने गुजरात में, तो गुजरात में जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सप्लाई है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई होती है जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुजरात में है तो वो कंपल्सरी आपको CGST HGST लगाएगा और आपका नंबर डालेगा राजस्थान का। तो क्या वो आपको गुजरात SGST का क्रेडिट राजस्थान SGST में मिल जाएगा? क्या वो रिफ्लेक्ट तो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इनएलिजिबल में खड़ा हो जाएगा वो। तो ये चेक्स ये ऑटोमेटिक लगा देता है। तो ऑफिसर पहले ये देखता है कि आपने जितनी 3B में ITC आई है वो पूरी ले ली है क्या? बोला हाँ साहब पूरी ले ली है। तो बोला आ जाओ, ये रिवर्स कर। कौन कौन सी? जिसमें सामने वाले ने 3B नहीं भरा, एक तो वो अलग कर दो, और एक जो आपके ये स्टेट में नहीं फॉल होता है वो आप रिफ्लेक्ट कर दो। अब टेबल 8A में फिगर आ गया। अब टेबल 8B में फिगर आता था टेबल 6B के थ्रू। अब टेबल 6B में तो कौन सा है जो मैंने जो पूरा लिया है ITC, जो पूरा जो ITC मैंने लिया है करंट ईयर में, उसमें तो कुछ पुराने साल का भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन 2B में तो वो पिछले साल आया था, तो यहाँ पे मिसमैच खड़ा हो जाएगा। ये इसको यहाँ पे बाइफरकेट नहीं करता है 6B को। और यहाँ पे टेबल C में है कि ऐसी ITC जो टेबल 8A में आ रही है और मैंने उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया है, तो जब भी आप डिपार्टमेंट में ये रखते हो कि साहब ये तो जो मैंने मिसमैच में ये वो ITC है जो मैंने पिछले साल की ये साल ली है, तो डिपार्टमेंट तुरंत पहले 9C का टेबल 8C खोलता है, टेबल 9 का, कि साहब आपने कैरी फॉरवर्ड कर रखी थी क्या उसको। तो अगर आपको करंट ईयर की ऐसी कोई ITC है जो आपने नेक्स्ट ईयर में ली है, तो उसको सबसे पहले टेबल 8C में कैरी फॉरवर्ड करो, तो डिपार्टमेंट आपको उसका बेनिफिट अलाउ करेगा। अदरवाइज नीचे लेफ्ट का कॉलम है वो डिफरेंस, कि साहब वो तो लेफ्ट कर दिया आपने, वो तो लेफ्ट होगी, वो हो सकता है इनएलिजिबल हुआ होगी, कोई खाने पीने की होगी वो ITC। तो अब साहब ये चेक करता है कि टेबल 8A में कौन सा फिगर आया आपका 2B का फिगर, टेबल 8B में आया आपका 3B की ITC, टेबल 8C में आपने कैरी फॉरवर्ड कर दी। अब टेबल 8D में डिफरेंस खड़ा हो जाता है, उसका नोटिस आ जाता है। तो इसमें साहब दो कमियां हैं ये फॉर्म में, इसमें 2 रो ऐड होने से रह गई। एक सेकंड, हेलो तो इसमें सब एक तो ये कमी है कि इसने जो मैंने पिछले साल जो ITC ली वो आपने ये साल कैरी फॉरवर्ड करी, ये साल अवेल की। सपोज आपने 23-24 फाइनेंशियल ईयर की कोई ITC है जो आपने 24-25 में ली, तो वो यहाँ पे 8B में डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन वो 8A में तो आई नहीं ना आपके। 8A में तो करंट ईयर की ITC है, आप उससे कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली मेरा तो डिफरेंस खड़ा होना ही है, खड़ा होना ही। तो इस कमी को इस साल उन्होंने दूर कर दिया। वो कैसे दूर कर दिया अपन देखेंगे ऊपर। 2 मिनट के लिए। हाँ।